स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ग्रामीण अधिवास, उनके प्रकार और प्रतिरूपों की। सबसे पहले हमें जानते हैं कि अधिवास होता क्या है। सेटलमेंट एक सामान्य शब्द है जो कि आर्कियोलॉजी, ज्योग्राफी, लैंडस्केप, हिस्ट्री और अन्य विषयों में कुछ जहाँ पर लोग निवास करते हैं उनका कोई साइज, पॉपुलेशन और इम्पोर्टेंस स्पेसिफाई नहीं होता, या तो वो स्थायी या अस्थायी रूप से उस स्थान पर रहते हैं, उसे अधिवास कहा जाता है। अर्थात एक कुछ घरों के एक रेंज में उनका विदाउट कंसर्निंग द साइज, उनका एक ग्रुप टुगेदर, वो एक साथ होते हैं। वो घर जो एक साथ होते हैं वो अर्बनाइज्ड एरिया या रूरल एरिया किसी भी रूप में हो सकते हैं। उन्हें सेटलमेंट्स या उन्हें अधिवास की संज्ञा दी जाती है। ह्यूमन सेटलमेंट्स को दो उनके स्थायित्व के आधार पर, या तो वो परमानेंट हो सकते हैं या टेम्परेरी हो सकते हैं, अस्थायी हो सकते हैं। परमानेंट में दो तरह के हैं, अर्बन सेटलमेंट और रूरल सेटलमेंट। अर्बन सेटलमेंट मतलब नगरीय अधिवास, और ग्रामीण अधिवास इन्हें जनसंख्या के आधार पर, वहाँ पर संपादित किए गए कार्यों के आधार पर क्लासिफाई किया जाता है। रूरल सेटलमेंट दोबारा दो भागों में विभाजित किए जा सकते हैं, कॉम्पैक्ट संयुक्त या स्कैटर्ड विकीर्ण अधिवास। रूरल सेटलमेंट की अगर परिभाषा देखी जाए तो वो स्थान, वो अधिवास जहाँ पर मेजॉरिटी, अधिकांश जो निवासी हैं वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ जैसे फार्मिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री या माइनिंग में इन्वॉल्व होते हैं। और इनमें इनका जो रूरल सेटलमेंट है वो सिंगल फार्म हाउस से, एक घर से लगाकर एक क्लस्टर ऑफ हाउस, कई सारे घरों के गुच्छ के रूप में भी हो सकता है। कुछ इस कई स्थानों पर, कई विश्व में अगर देखा जाए तो कई स्थानों पर पॉपुलेशन के आधार पर, कई स्थानों पर उन्हें फंक्शन के आधार पर रूरल सेटलमेंट की कैटेगरी में रखा जाता है। जो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं रूरल सेटलमेंट से, देखिए एक बात तो सुनिश्चित है कि कोई भी सेटलमेंट, कोई भी अधिवास पहले ग्रामीण होता है, पहले प्रारंभिक रूप से ग्राम्य क्षेत्र में होता है, और उसके बाद वो अधिवास धीरे धीरे, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, जैसे जैसे अगर उसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है तो धीरे धीरे वहाँ पर जनसंख्या संकेंद्रण बढ़ता जाता है, जिससे धीरे धीरे वो नगरीय अधिवास में रूपांतरित होता है। तो प्रारंभ में वो ग्रामीण अधिवास किन कारकों से निर्धारित होता है, उसमें जल आपूर्ति, क्या जल की व्यवस्था पर्याप्त है, वहाँ पर कुछ लोग निवास करना प्रारंभ करते हैं और धीरे धीरे वो एक ग्राम के रूप में परिवर्तित होता है। इसी तरह लैंड यानी कि भूमि पर्याप्त उपलब्ध है या नहीं है, अपलैंड्स तो नहीं है, मतलब रिलीफ फीचर्स कैसे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पर्वत, पठार और मैदान, तीनों ही स्थिति में जो मैदानी भाग हैं वहाँ पर ग्राम्य अधिवास का संकेंद्रण, उनका परिवर्तन बहुत आसान होता है, जबकि प्लेटू और प्लेटू के कंपैरिजन में हिल्स, हाईलैंड्स में ये रूरल सेटलमेंट विकसित होना बहुत मुश्किल होता है। इसी तरह बिल्डिंग मटेरियल, जो रूरल सेटलमेंट बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए, जो घर बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए, वो पर्याप्त उपलब्ध है या नहीं। और डिफेंस यानी कि या सुरक्षा की भावना, जो वहाँ पर जो लोग हैं वो अपने आप को कितने सुरक्षित महसूस कर सकते हैं, उस आधार पर वो सेटलमेंट एस्टैब्लिश होता है। अगर इनके प्रकारों की बात की जाए तो रिलीफ पे बसे हुए, किस प्रकार के उच्चावच क्षेत्र में वो ग्राम्य क्षेत्र बसे हैं, उस आधार पर प्लेन विलेज, अगर वो समतल मैदानी भाग में बसा हुआ ग्राम्य क्षेत्र है तो प्लेन विलेज, पठारी ग्राम्य क्षेत्र, और हिली जैसा कि पहाड़ी क्षेत्रों में, जैसा हमें हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। फंक्शंस के आधार पर देखा जाए तो फिशिंग विलेज, जहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन, जैसे हम केरल या मालाबार कोस्ट की तरफ जाते हैं, दक्षिण के तटीय मैदानों की तरफ जाते हैं, तो हम देखते हैं कि वहाँ पर अधिकांश जनसंख्या फिशिंग में लगी है, तो उसे फिशिंग विलेज की संज्ञा दी जा सकती है। एग्रीकल्चर विलेज, गंगटिक प्लेन्स की तरफ जाते हैं तो एग्रीकल्चर में लगे हैं, तो एग्रीकल्चर विलेज की संज्ञा दी जा सकती है। पेस्टोरल विलेज, अगर पश्चिमी राजस्थान की तरफ जाते हैं, पशुचारण में ज़्यादा लगे हुए हैं, तो उसे पशुचारण या पशुचारागाह विलेज की संज्ञा दी जा सकती है। इसी तरह पैटर्न और शेप्स के आधार पर कि किस तरह से उनकी बसावट है, किस तरह से उनका प्रतिरूप है, उस आधार पर
जो प्रकार हैं उनमें लीनियर, अगर एक रिवर के अलॉन्गेटेड, रिवर के एडजॉइनिंग अगर सारे घर बस रहे हैं तो उसे लीनियर पैटर्न कहा जाएगा, रेखीय प्रतिरूप कहा जाएगा। रेक्टेंगल, अगर एक रेक्टेंगल आयत के रूप में, आयताकार रूप में अगर घर बसेंगे तो उसे आयताकार रेक्टेंगल पैटर्न कहा जाएगा। सर्कुलर, अगर कोई मान लीजिए कोई टाँका है, अगर कोई कुआं है, उसके चारों ओर जनसंख्या धीरे धीरे संकेंद्रित होती चली जाती है, तो जो घर बसेंगे वो सर्कुलर वे में, चक्रीय आकार पर बसेंगे तो उसे चक्रीय प्रतिरूप कहा जाएगा। इसी तरह स्टार शेप्ड, यानी कि अगर बीच में अगर कोई चौराहा है और उसके चारों तरफ कई मार्ग जा रहे हैं तो उन मार्गों के सहारे अगर अधिवास बसेंगे तो उसे स्टार शेप्ड कहा जाएगा। टी और वाई या क्रॉस रोड, अगर दो रोड्स अगर क्रॉस कर रही हैं और एक जगह मिल रही हैं और वहाँ पर इस तरह का विलेज बसता है, विलेज डेवलप होता है, तो उसे क्रॉस रोड विलेज की संज्ञा दी जाएगी। ये जो प्रतिरूप है रूरल सेटलमेंट के, जैसा कि लीनियर हो गया, क्रॉस हो गया, स्टार शेप कई सड़कें आ रही हैं, टी और वाई शेप, सर्कुलर अगर एक चक्र के चारों तरफ होता है, और डबल एक ही अगर रास्ता है उसके दोनों ओर अगर अलग अलग विलेज इस्टेब्लिश हो रहे हैं तो उसे डबल विलेज की संज्ञा दी जाती है। इसी तरह से यहाँ एक जो ये पिक्चर बताता है वो बताती है कि किस तरह से यहाँ पर डिस्पर्स यानी बिखरे हुए हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, ये पहाड़ी भागों में विशेष रूप से देखने को मिलता है। और न्यूक्लिएटेड, अगर एक ही जगह पर संकेंद्रित है, एक साथ बहुत सारे अगर घर हैं, एक साथ कई सारे अगर कॉम्पैक्ट वे में है तो उसे न्यूक्लिएटेड पैटर्न कहा जाता है। रूरल एडवांटेज, अगर रूरल सेटलमेंट के एडवांटेज हैं कि यहाँ पर स्वच्छ हवा, स्वच्छ वातावरण मिलता है, बेटर सोशल और सपोर्ट नेटवर्क है, स्ट्रेसफुल कम है, भागा दौड़ी कम है, परसीव्ड एज सेफर, यहाँ पर क्राइम रेट भी बहुत कम है तो सेफ भी है। क्लासेस डिफरेंस, अगर स्टेटस की बात की जाए तो यहाँ पर इस तरह का कोई क्लास डिफरेंस नहीं है। और डिसएडवांटेज है कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ कम है। अन्य फैसिलिटीज़ की भी अगर हम बात करें जाए, अगर मेडिकल की, एजुकेशन की, अगर एडवांस्ड अगर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ की बात की जाए तो यहाँ पर कम देखने को मिलती है। लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कम है, प्रोग्रेस बहुत कम है, जिसकी वजह से ग्रोथ बहुत कम हो पाती है। और लेस इमिडिएटली अवेलेबल, अगर कोई सोशल सर्विस है तो वो तुरंत प्राप्त हो जाए, तत्काल प्राप्त हो जाए, वो भी यहाँ पर संभव नहीं हो पाता। तो ये रूरल सेटलमेंट यानी ग्रामीण अधिवास किसे कहते हैं, ग्रामीण अधिवासों के प्रकार, उन्हें प्रभावित करने वाले कारक और उनके प्रतिरूप का सविस्तार सचित्र वर्णन कीजिए। इस प्रश्न को आप तैयार कर लीजिए। थैंक यू एंड टेक केयर।